हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाला आर्ट्स डिस्कस किया था। ये हम लोग का सेकेंड सैम्पल लेक्चर होगा, ठीक, जो हम लोग डेली आंसर राइटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग मेंस वाला जो है, उसके साथ साथ हम लोग मॉडल आंसर प्लस नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पाला आर्ट किया था, तो आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहते हैं, ये आपको, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। ये क्यों कहते हैं, जिसका जवाब आप दीजिए, सही या गलत जो भी रहेगा हम करेक्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कि ये लेक्चर जो है, ये प्रॉपर आपका मॉडल आंसर है। ये आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मतलब कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़। आपको अगर 38 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम लोग इसमें जो बिहार का है, क्योंकि अब बीपीएससी का है एग्ज़ाम, तो बिहार का तो पूछेगा ही पूछेगा, तो हम लोग बिहार का भी इंक्लूड किए हैं प्रॉपर फ्लो चार्ट के साथ साथ सब कुछ, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डांडी मार्च। हम सबको पता है डांडी मार्च, तो आपको इंट्रोडक्शन में डांडी मार्च जरूर लिखना है, ठीक। डांडी मार्च के साथ साथ आपको ये भी लिखना है डेट। यहाँ पे मैंने एक फिगर मिस कर दिया है, आप गुजरात का फिगर बना लीजिएगा। और आपको साबरमती से जो डांडी, जो गांधी जी मार्च करते हैं, वो आपको दिखाना होगा। 390 किलोमीटर यहाँ मैंने लिखा है कि 385 किलोमीटर, मतलब आपको एक अप्रॉक्स डालना है। 385 से 390 किलोमीटर जो गांधी जी चलते हैं 78 लोगों के साथ, तो आपको ये यहाँ पे बताना है, ठीक। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि कितना 24 दिन का इनका पद यात्रा रहता है। 12 मार्च से लेकर के, जब 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं और ये 24 दिनों तक चलते हैं, 6 अप्रैल तक चलते हैं, ठीक। तो आपको ये लिखना है। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं डांडी, वहाँ पे वो सांट लॉ को ब्रेक करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि इसे वाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना था। और भी चीज़ था जिसे ब्रेक कर सकते थे, मतलब फॉरेस्ट लॉ ब्रेक कर सकते या कोई भी लॉ ब्रेक कर सकते थे, तो सॉल्ट को ही क्यों चुना, ठीक। पहला क्वेश्चन वाइट फ्लोइंग रिवर इसे क्यों बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्ट लॉ ही गांधी जी ने क्यों चूज़ किया था। देखिए, अगर उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन दे देंगे इतना, तो उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना है। क्योंकि देखिए, डांडी मार्च या फिर सीडीएम जो है, ये अचानक से शुरू नहीं हुआ था। स्टार्ट होने से पहले बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा इशूज़ था, बहुत सारा डिमांड्स था इंडियन का, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा था। तो होता क्या है कि वो सबसे पहले साइमन कमीशन आता है 1927 में। आप लोगों ने देखा होगा साइमन कमीशन आता है। तो साइमन कमीशन में क्या होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, सारे मेंबर्स वाइट होते हैं, मतलब कि गोरे होते हैं, ठीक। और ये आया क्यों था, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 था, उसे रिव्यू करने के लिए आया था। और जो भी फर्दर रिकमेंडेशन था वो देने के लिए आया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनेगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ, जो भी एक्ट आएगा, उसे रिकमेंड करने के लिए आया था, जो इसका जो भी प्रोविज़न था। तो देखिए, तो इसमें था क्या कि सारा मेंबर जो था ब्रिटिशर्स था। तो अब इंडियन का ऐसा मानना था कि अब हमारा जो डेस्टिनी वो डिसाइड करने के लिए आ रहा है, और उसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि मद्रास सेशन होता है, जिसमें कि जो एम ए अंसारी थे वो उसे प्रिसाइड करते हैं। और ऐसा उसमें डिसाइड होता है कि हम लोग साइमन कमीशन को हर जगह बाइकआउट करेंगे। साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी जाएगी, हम लोग साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। और आपको पता होगा कि साइमन कमीशन का पुरजोर बाइकआउट होता है। आपको ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाना है, मेंस में आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाएगा तभी पता चलेगा कि कैसा स्टोरी मूव करता है, ठीक। तो मद्रास सेशन में डिसाइड किया जाता है कि हम लोग हर स्टेज, हर फॉर्म में साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। तो मद्रास सेशन के बाद क्या होता है कि कलकत्ता सेशन होता है। इसी बीच कलकत्ता सेशन होता है 1928 में। तो जब बाइकआउट हो रहा था, जब साइमन कमीशन का, तो जो लॉर्ड डिकन हेड था, जो एसओएस था, वो क्या करता है कि इंडियन को एक चैलेंज देता है कि आप, ठीक है, तो आप लोग एक अपना, मतलब कि एक एक मत होकर आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक।
तो ये लोग मीटिंग करते हैं, फिर ऐसा डिसाइड होता है कि मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो उस समय का नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट आता है। अब नेहरू रिपोर्ट में तो बहुत सारा प्रोविज़न होता है, लेकिन इसका एक प्रोविज़न सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का डिमांड नेहरू रिपोर्ट में रखा जाता है। इसमें बहुत सारा था नेहरू रिपोर्ट में, जैसे फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया था और लिंग्विस्टिक स्टेट का बात किया गया था, तो बहुत सारी चीज़ों का बात किया गया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डोमिनियन स्टेटस। लेकिन उस समय के जो यंग ब्लड लाइक JL नेहरू, SC बोस, वो लोग डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस जो है ना वो मॉडरेट्स के टाइम का था, 1905 के टाइम का डिमांड था। तो अब डोमिनियन स्टेटस खत्म अब पुराना हो चुका है, हम लोग अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात चलता है। तो तो होता क्या है कि 1 साल का जो होता है गैप पीरियड दिया जाता है अंग्रेजों को कि ठीक है, अगर डोमिनियन स्टेटस 1 साल में नहीं माना अंग्रेज, तो हम लोग फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड है, तो आपको ये बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप पॉइंट, अगर आप इस तरीके से आप पॉइंट भी लिखते चलते हैं ना, तो काम हो जाता है। ठीक, देखिए डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंग कांग्रेस लीडर लाइक नेहरू एंड बोस, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लो चार्ट वैसे ही फ्लो होता है। तो जब डिससेटिस्फैक्शन होता है, तो फिर जब लाहौर सेशन होता है 1929 में, तो लाहौर सेशन में कौन प्रिसाइड करता है, आपको सबको पता होगा कि JL नेहरू इसको प्रिसाइड करते हैं, और इसी में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड होता है वो रख दिया जाता है कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज लेंगे। ठीक, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और लाहौर सेशन में ही जो कांग्रेस अपना गोल रखती है पूर्ण स्वराज का। देखिए, तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। पहले साइमन कमीशन हुआ, फिर मद्रास सेशन, फिर कलकत्ता सेशन, फिर लाहौर सेशन, और कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक, और फिर दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक दांडी मार्च। अब देखिए, अब CDM इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों एग्जाम में आता है। ठीक, तो इसका फीचर्स है, कुछ फीचर्स है जो कि, अब जैसे देखिए, आप NCM जब पढ़ेंगे तो NCM जो था ना वो भी एक मास मूवमेंट था, लेकिन NCM बहुत जगह पे हुआ नहीं था। लाइक जो साउथ इंडिया में था, तो साउथ इंडिया में उतना व्यापक रूप से या फिर उतना मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत बड़े रूप में नहीं हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे साउथ इंडिया में मोपला हो गया था, जहाँ पे जो मुस्लिम्स था वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा कॉमनल टेंशन हो गया था। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था NCM में, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं था। लाइक कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया था इन सब चीज़ों का। लेकिन जो CDM था, CDM में क्या था कि हाँ, NCM में एक बात और, NCM में क्या था ना कि मेनली जो बड़े शहर के लोग थे, या फिर जो टाउन था, मिडिल टाउन था, या फिर शहर था, सिटी था, वहीं से ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट किए थे। अब विलेज नहीं पहुंचा था, मूवमेंट जो था इंडिया में वो विलेज नहीं पहुंचा था। इसलिए नॉर्मल, आपको पता है कि इंडिया का अभी 70%, अराउंड 70% जो पॉपुलेशन इंडिया का वो विलेज में रहती है। तो आप समझ सकते हो कि आज से 100 साल पहले की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए CDM को फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट कहा जाता है कि ये हर जगह पे था। आप देखोगे, अभी हम लोग नीचे दिखाएंगे मैप में, जैसे देखोगे आप, तो ये पूरे इंडिया में हो रहा था, पेशावर में हो रहा था, UP बिहार, हर जगह कोई ना कोई लीड कर रहा था। ठीक, ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग फीचर देख लेते हैं। अब देखिए, अब गांधी जी का मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो नॉन वायलेंट ऑटोमेटिकली होगा। तो आपको फीचर में ये भी लिखना है कि नॉन वायलेंट मीन्स वर यूज्ड। अब नॉन वायलेंट मूवमेंट क्या था, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्रिटिशर्स गुड्स है उसे बाइकआउट करेंगे। जैसे जो भी शॉप है उसे पीसफुली तरीके से बंद कराएंगे, जो भी ब्रिटिश का लॉ है उसे नहीं मानना है। क्योंकि CDM इसका मतलब ये होता है सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सर्व आज्ञा, कि हम लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। जो भी था रेजिग्नेशन दिया जाता, जो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कैपेबल थे वो रिजाइन कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी लीकर था, जैसे शराब था, तो शराब का जो दुकान था ना उसको बंद कराया जा रहा था, मतलब उसे बाइकआउट किया जा रहा था फॉरेन गुड के साथ साथ। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ना कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन जो था ना टॉप लेवल पे था, मतलब सबसे ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन इसी मूवमेंट में था गांधी जी का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत कम दिखता है वुमेन पार्टिसिपेशन, या फिर स्वदेशी मूवमेंट जो सबसे फर्स्ट टाइम पे हुआ था 1905 में, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम दिखा था। लेकिन जो CDM था इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। जैसे कि कुछ चर्चित नाम थे, जैसे कस्तूरबा गांधी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, अवंतीबाई गोखले थी, और लीलावती मुंशी थी, और हंसाबेन मेहता। ये सब उस वक्त की चर्चित नाम थी। ठीक, जो कि CDM में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। आपको पता होगा कि जब गांधी जी धारसना रेड करने जाते हैं तो इनको बीच में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। बीच में ब्रिटिशर्स क्या करता है, धारसना जब जाते हैं तो अरेस्ट कर लेता है। तो फिर इनका जो बेटा होता है ना वो लीड करता है, तो इनका बेटा को भी बीच में अरेस्ट कर लेता है। तो उसके बाद जो लीड करती है ना वो करती है सरोजिनी नायडू लीड करती है, और वो जाती है फिर जो धारसना वहाँ पे जा करके रेड करती है। और उसके बाद जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया था उसका अटेंशन मिलता है। ठीक, तो फीचर में आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का फर्स्ट टाइम जो मास लेवल पे जो अटेंशन था, एक बहुत बड़ा लेवल पे जो अटेंशन था, वो सीडीएम से मिलना शुरू हुआ था नेशनल मूवमेंट को फर्स्ट टाइम। क्योंकि एनसीएम को उतना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला नहीं था, सीडीएम को मिलना शुरू हुआ था। और हर जगह जो ब्रिटिश का एक्ट था, जैसे लाठी चार्ज, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट होता है वो लाठी चार्ज होता है, तो कहाँ से आया? वो अंग्रेज से ही तो सीखा गया है लाठी चार्ज का जो ट्रेडिशन था अंग्रेज से ही लिया गया है, कोई मतलब और कहीं से नहीं लिए पुलिस। और बिहार में लाठी चार्ज होता है, नॉर्मली आप कहीं लाठी चार्ज का सिस्टम नहीं देखोगे, ये सब बिहार पुलिस का ही काम है लाठी चार्ज करना हर बात पे। तो चार चार फीचर, अरे फीचर में आपको देखिए एक बात और, जब भी आप मेंस में आंसर लिखो ना तो आप पॉइंट वाइज लिखो और अंडरलाइन करते चलना है हर जगह। इससे में अंडरलाइन था, पता नहीं हट क्यों गया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, खैर कोई नहीं। ये आपको जब नोट्स मिलेगा तो ये अंडरलाइन और प्रॉपर हाईलाइटेड के रूप में मिलेगा, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसे मास मोबिलाइजेशन था, लाइक वानर सेना, और जैसे कि जो सेक्रेट पत्रिकास था उन सब के थ्रू मास मोबिलाइजेशन किया जाता था, प्रभात फेरी, ये सब किया जाता था मास लेवल पे मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक, तो देखिए ये फीचर्स हो गया, आपको इतना फीचर्स पता होना चाहिए। हाँ, हम लोग बिहार वाला लास्ट में देखें। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ और क्या क्या हुआ था। जैसे देखिए धार सेना गुजरात में हम लोगों ने बताया अभी कि सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल, ये 4 लोग थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में क्या था, तो फॉरेस्ट लॉ का ये देखिए महाराष्ट्र में फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था, कर्नाटका में भी फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था, यूपी में नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया जाता है। क्योंकि देखिए यूपी क्या है कि लैंडलॉक स्टेट है। अगर लैंडलॉक का स्टेट है तो वहाँ पे अब सॉल्ट तो होगा नहीं, तो जब सॉल्ट नहीं हुआ तो किसी तरीके से प्रोटेस्ट तो करना था, तो नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया जाता। बिहार में नो चौकीदारी टैक्स चलाया जाता। और बिहार में जो सीडीएम था ना, स्टार्ट हुआ था कहाँ से, तो चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ था। जो गिरीश तिवारी थे वो इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक, उसके बाद पटना से जगत नारायण और अंबिका कांत सिन्हा थे, जो निखट पॉइंट आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। उसी तरीके से जो बंगाल था वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेनगुप्ता थे। उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरानी थी, और मणिपुर से रानी गाइदिन्ल्यू थी। उसी तरीके से तमिलनाडु से सी राजा गोपालाचारी थे, और मल्हार से के केलप्पन थे, मतलब मालाबार से, जो कि केरला मालाबार से के केलप्पन थे। तो आपको ये मैप इंडिया का बना करके इस तरीके से दिखाना है, और यहीं पे आपको डांडी मार्च दिखाना है। ये गुजरात है, आप देख सकते हो ये गुजरात, तो यहीं पे आपको दिखाना है साबरमती से डांडी 390 किलोमीटर के अप्रॉक्स चल के गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। ये आपको मैप पे दिखाना होगा। जब भी आप सीडीएम पे आंसर लिखेंगे तो आपको एक इंडिया का रफ मैप बना करके आपको, और रफ मैप में भी आपको बिहार हाईलाइट करना है। ठीक, बिहार हाईलाइट करना है और आपको दिखाना ही दिखाना है, बाकी और सब जगह का भी आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। देखिए इस तरीके से दिखाने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ये जो है ये फ्लोचार्ट, जो है फ्लोचार्ट से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है अगर आप इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अब देखिए हम लोगों ने तो फीचर्स देख लिया, अब फीचर के साथ साथ हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक, कि सीडीएम का इम्पैक्ट क्या रहा, तो सीडीएम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, फार रीचिंग इम्पैक्ट था। अब ये कैसे पता चलता है, तो मैंने आपको बोला था कि जो इस मूवमेंट था, ये मूवमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही थी। ठीक, तो उस तरीके से, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके रखा था। तो इसी कारण से, जब परेशान कर रखा था इसी कारण से, तो फिर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसके लिए ब्रिटिशर जो थे, गांधी इरविन का पैक्ट होता है, आपको पता होगा गांधी इरविन का पैक्ट होता है, और जो इरविन होता है वो गांधी जी को बुलाता है, बातचीत होता है, तो फिर गांधी जी सीडीएम को सस्पेंड कर देते हैं कुछ टेम्पररी, और फिर सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में, वो वहाँ जाके वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब जैसे देखिए पॉपुलराइजिंग द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा सच एज प्रभात फेरी ये सब, अब ये सब इम्पैक्ट था कि नया जो तरीका था, मेथड था, वो बहुत पॉपुलर हो रहा था। मतलब नॉन वायलेंट को वायलेंट को छोड़ करके डिफरेंट नॉन वायलेंट मेथड बहुत पॉपुलर हो रहा था। और आपको पता हो कि वायलेंस को दबाना बहुत आसान होता है नॉन वायलेंस के तुलना में।
उसी तरीके से हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो महाराष्ट्र था वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ ब्रेक हो रहा था, कर्नाटका में फॉरेस्ट लॉ ब्रेक हो रहा था। उसी से चौकीदारी टैक्स जो बिहार था, बिहार मेनली बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे चौकीदारी टैक्स मतलब कि नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अब यहाँ तो देखिए, यहाँ तो ये है नहीं कि समुद्र है नहीं कि आप सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट वहाँ होगा तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से अपना दिखाया जा रहा था। तो ये चौकीदारी टैक्स आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक। फॉरेन इंपोर्ट्स ऑफ द क्लोथिंग एंड सिगरेट्स वेर कट, मतलब जो फॉरेन, मान लीजिए फॉरेन से क्लोथ आता था, लिकर आता था, सिगरेट आता था, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉरेन गुड्स था उसका इंपोर्ट को क्या किया, आधा से भी कम हो गया था इंपोर्ट। वहाँ का इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, आधा से भी, क्योंकि बाइकआउट कर रहे थे इसलिए। और जब फॉरेन जो क्लॉथ है उसका अगर इंपोर्ट जो आधा से भी कम हो जाएगा तो आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो नीचे आएगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू नीचे आएगा तो गवर्नमेंट पे आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू नीचे आएगा तो गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे पाएगी अपने स्टाफ को, या फिर जो भी गवर्नमेंट का मशीनरी है वो नहीं चल पाएगा, जिससे कि स्टेट पैरालाइज होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मतलब कि मूवमेंट था और किस तरीके से विदाउट कोई वायलेंस किए कितना इम्पैक्टफुल चीज़ें होता था। इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन उन्होंने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ के था, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ चढ़ के था, ठीक, जो कि एक विच वॉज अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द इंडियन वुमेन। मतलब ये वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था, लाइक जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते तो वो वुमेन एम्पावरमेंट वहीं से शुरू हुआ था जहाँ वुमेन को एक पॉलिटिकल वॉइस मिलना शुरू हुआ था, एक पॉलिटिकल वॉइस। और वुमेन भी थी जो बढ़ चढ़ के भाग ले थी नेशनल मूवमेंट में। जैसे कांग्रेस था तो कांग्रेस में वुमेन बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी, इस तरीके से। अब जैसे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में था वहाँ पे बाइकआउट किया गया था हर जगह पे, ठीक। तो ये हो गया इम्पैक्ट। अब देखिए, अब सीडीएम और बिहार देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कुछ कमियां थी सीडीएम में कुछ कमी थी। अब कमी क्या था, अब देखिए पहला मैंने जानबूझ के उसमें नहीं दिया था कि मैं सोचा कि फ्लो चार्ट में आपको बता दूंगा। पहला कमी ये था कि ठीक है, सीडीएम का जो एम था वो तो ठीक है थोड़ा फुलफिल हुआ था, लेकिन अल्टीमेट एम क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल नहीं पाया था, ठीक। दूसरा सेकंड क्या था कि ठीक है ऐसा कहा गया था कि वायलेंस नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पे वायलेंस देखा गया था, ठीक। थर्ड क्या था कि हम तो कहते हैं कि ये मास मूवमेंट था, हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट मास मूवमेंट था, लेकिन जिस तरीके से एनसीएम में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था, सीडीएम में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन जो था वो डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जिन्ना 14 पॉइंट देता है उसके बाद वो हट जाता है वहाँ से, उस तरीके से। चौथा क्या था कि कंसेंसस नहीं था, लाइक आप लोग देखा होगा नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया था, तो कंसेंसस नहीं था बहुत। पाँचवा क्या था क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लीडर्स जो थे तो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। लाइक आपको पता होगा कि उस वक्त तेज जो सप्रू थे वो, या फिर बी आर अम्बेडकर थे, सप्रू थे, ये लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवन बी आर अम्बेडकर और जो सप्रू थे ये तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। तो ये सब था एक कम्युनल टेंशन, सॉरी ये एक कॉमनल अवार्ड जो उस वक्त आ गया था, तो कॉमनल टेंशन था जहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया गया था, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था दलित को। तो ये सब कारण था कि जिससे कि एक सीडीएम मतलब कि फेलवर, आप कह सकते हैं कि ये सब लैक कर रहा था, लेकिन ऑल टुगेदर जो सीडीएम था वो फेलवर नहीं था। हम लोग जब कंक्लूजन देखेंगे तब ये चीज़ देखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सीडीएम और बिहार, मतलब कि बिहार में सीडीएम का क्या इम्पैक्ट रहा और बिहार को कैसे सीडीएम इम्पैक्ट किया था। तो बिहार में जो साल्ट सत्याग्रह था उसका जो रेजोल्यूशन था वो राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्ट करते हैं। अब अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि चंपारण और सारण में सीडीएम स्टार्ट हुआ था, ठीक। ऊपर हम लोगों ने देखा तो राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो साल्ट सत्याग्रह का जो रेजोल्यूशन है उसे जो कांग्रेस के साइड से, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की तरफ से जो बिहार में जो रेजोल्यूशन होता है साल्ट सत्याग्रह का उसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, मतलब ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जो पंडित नेहरू थे, अब देखिए अब कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अवेयरनेस फैलाना होगा। तो जे एन नेहरू क्या करते हैं कि बिहार आते हैं
अवेयरनेस फैलाने के लिए, और वो 31 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक बिहार में घूमते हैं। आपको ये सब डेट याद होना चाहिए। आप एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, और आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, जितना ज़्यादा पॉइंट आप लिख सको। 5-6 पॉइंट तो आपको मिनिमम लिखना ही लिखना है, क्योंकि मैंने नोट्स वैसे ही बनाया है और आपको ये मॉडल आंसर वैसे ही आपको मिलेगा, और आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है। आपको लिखना है कि सीडीएम में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिया है वैसे लिख देना है। आपको ये इंट्रोडक्शन देना है, ये बिहार का पूछे तब भी इसी तरीके से लिखना है। ये इंट्रोडक्शन, ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक। उसके बाद आपको मैप बनाना है, मैप में बिहार को ज़्यादा दिखाना है, बड़े लेवल पे बिहार को दिखाना है हर जगह पे कि बिहार से क्या क्या था, कौन कौन थे, ठीक। और फिर ये सब लिखना है, ठीक। फिर आपको आप फीचर लिख सकते हो, फीचर के बाद आप बिहार पे आ जाइएगा। अब देखिए अब मैंने आपको बताया कि जो बिहार में जो साल्ट सत्याग्रह था वो सारण और चंपारण में जगत नारायण लाल के अंडर लीडरशिप में शुरू हुआ था, ठीक। वहीं पे जो मुंगेर था, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह थे, जहाँ के फॉरेन क्लॉथ हो गया या फिर जो शराब था, उन सब का जो सेल था बहुत तेज़ी से नीचे आ गया था। क्योंकि देखिए अब बाइकआउट कर रहा है तो शराब और जो भी चीज़ बाइकआउट होगा उसका तो बहुत तेज़ी से उसका डिमांड नीचे आएगा। उसी तरीके से जो दरभंगा था वहाँ पे सत्यनारायण सिंह थे। अभी हम लोग देखा कि जो अंबिका कांत थे वो पटना में निखस पॉइंट था, वहाँ पे वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नाम लिखते हैं तो आपको एक नंबर, तो अगर एग्जामिनर अगर पढ़ता है, मान लीजिए आपका आंसर कॉपी अच्छे से पढ़ता है, जो कि बीपीएससी को देख करके कम चांस बुझाता है, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए पढ़ता है, तो जो गिरिवरधारी चौधरी थे, तो आपको पता है कि जब 78 लोग जो गांधी जी के साथ चल रहे थे, 78 लोग जो गांधी जी के साथ डांडी मार्च कर रहे थे, तो उस डांडी मार्च में एक व्यक्ति गिरिवरधारी चौधरी भी थे, जो कि दरभंगा से थे, और बिहार के ये एकमात्र व्यक्ति थे जो कि डांडी मार्च में गांधी जी के साथ चल रहे थे, ठीक। 78 वॉलंटियर में इनका निक नेम क्या था, तो इनका निक नेम था कारो बाबू। कारो बाबू, ये बात ध्यान रखिए, गांधी जी इनको ये कारो बाबू से फेमस हुए थे, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही लिखना होगा। अब देखिए जैसे गांधी जी का मूवमेंट है, तो गांधी जी क्या करते थे, विलेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो विलेज इंडस्ट्री में क्या आएगा, यूज ऑफ खादी, क्योंकि खादी बनेगा विलेज में चरखा से, तो खादी का यूज पे ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता था। जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक होता है, शराब होता है, इन सबको बाइकआउट किया जाता था कि इसको रिफ्यूज किया जाए। चौकीदारी टैक्स आपको पता ही है कि बिहार में बहुत व्यापक रूप से इसका विरोध हुआ था। इवन एक स्टोरी है कि जब बिहार में शराब का इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था सेल, कि मतलब अंग्रेज लोग को एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ा था, बताना पड़ा था कि देखिए कितने बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के लिए इंस्पायर करने के लिए एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ा था कि देखिए बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, पहले के राजा महाराजा शराब पीते थे। ये जैसे होता है ना अभी कि जैसे आप देखे होंगे अभी कि गुटखा का प्रचार होता है, तो गुटखा का प्रचार में कौन आता है, शाहरुख खान आता है, अजय देवगन आता है। क्यों आता है, आपको बताता है कि गुटखा अजय देवगन शाहरुख खान खाता है, नहीं आप खुद सोचो वो लोग गुटखा खाता होगा, नहीं खाता है, लेकिन प्रचार तो करता है पान मसाला का, ठीक है, इलायची के नाम से ही करता है, लेकिन हम सब को पता है कि वो किस चीज़ का प्रचार होता है। तो उसी तरीके से आफ्टर गांधी इम्पैक्ट साइन ऑन, जो 14 फरवरी 1931 को, आपको डेट कुछ याद रखना है, क्योंकि मेंस में अगर आप डेट डालते हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो गांधी जी सस्पेंड कर देते क्योंकि गांधी इम्पैक्ट हो गया था। गांधी जी को आरटीसी में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो सस्पेंड करते हैं। तो जो ये रिकमेंडेशन था ना, इसको बिहार प्रदेश कमेटी जो था ना, इसने भी सपोर्ट किया था कि नहीं गांधी जी जो किए हैं वो ठीक किए हैं। उसके साथ साथ जो बिहार में जो लीडरशिप था वो गांधी जी के फुट स्टेप पे चल रहा था। ऐसा नहीं कि गांधी जी कुछ और कह रहे हैं और बिहार में लोग कुछ और कर रहे, नहीं, जो बात गांधी जी कहते थे उसी बात पे जो बिहार के लीडर्स थे वो चल रहे थे। और इस कारण से देखा जाता है कि बिहार में ज़्यादातर 90% नॉन वायलेंस रहा, कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ, ठीक। तो ये पूरा सीडीएम था। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको। कंक्लूजन में आप एज इट इज़ यही लिखेंगे जो मैंने बताया, ठीक। अब सीडीएम को गांधी जी क्या कहते हैं, सीडीएम के टाइम पे गांधी जी इरविन को कहते हैं कि इंडिया इज वन वास्ट प्रिजन हाउस एंड आई रिप्रोडेट दिस लॉ। मतलब बोलते हैं कि इंडिया को ना एक बहुत बड़ा जेल बना के रख दिया गया है, ठीक, बना दिया गया है। मतलब हम लोग आज़ाद नहीं हैं, इसलिए हम जो ब्रिटानिया हुकूमत है या फिर जो ब्रिटिश लॉ है इसको मानने से इनकार करते हैं। वही तो हुआ ना सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम आपके लॉ को नहीं मानते। तो आपको ये लाइन मतलब आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप सीडीएम पे आंसर लिख रहे हैं, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा तो समझो कि आपका 1-2 नंबर तो आपका वैसे ही कट जाएगा।
अगर आपने ये लाइन मेंशन कर दिया कंक्लूजन में तो आपका 2 नंबर, मतलब अगर एग्जामिनर ने ये लाइन पढ़ लिया तो आपको 2 नंबर वैसे ही मिलेगा, ठीक, एकदम फ्री में 2 नंबर आपका है। ये सब ऐसा लाइन है कि जो जो मैंने आपको चीज़ें इसमें बताई है, ठीक। तो मैंने बोला कि अब देखिए, मैंने ये बताया कि आपको सीडीएम में कुछ फेलियर्स भी बताया था, लेकिन ठीक है, कुछ सेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लाइक स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे हम लोग को जैसे उस वक्त देखा गया था, 1905 में देखा गया था, या फिर इवन एनसीएम में देखा गया था। उस लेवल पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सीडीएम में नहीं था, उसके बाद भी पार्टिसिपेशन बढ़ा था अदर सेक्शन का। और ये चीज़ विलेज में भी गया था। विलेज में क्यों गया था? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उस वक्त बहुत हो रहा था, जो कि गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, आपने पढ़ा होगा नो चेंजर और वो प्रो चेंजर वाला बात। जो नो चेंजर थे, जो गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उससे स्टिक रहे थे, और जहाँ करके वो लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते हैं विलेज में। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मतलब हो गया कि जो लीकर को छुड़वाना, मतलब लीकर को बाइकआउट करना, खादी का यूज को बढ़ावा देना, विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, जो भी विलेज इंडस्ट्री होता है उसको प्रमोट करना, ग्राम पंचायत को प्रमोट करना, ग्राम स्वराज को प्रमोट करना, ये सब काम। तो इन सब कारणों से ऐसा देखा गया था कि जो भी विलेज में जो भी पार्टिसिपेशन था वो सीडीएम में बढ़ा था, और हर क्लास के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट बिकेम ऑल इंडिया मूवमेंट। और पहला बार ये था कि ऑल इंडिया मूवमेंट बना था। जैसे मैंने आपको एनसीएम का बताया क्या प्रॉब्लम है, मैं एनसीएम और सीडीएम दोनों का कंपैरिजन भी आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, या फिर कभी, या फिर जो लोग मेंस का कोर्स लिए हैं उनको तो मतलब उनके लिए तो मैं पढ़ाऊंगा ही एनसीएम और सीडीएम का प्रॉपर अच्छे तरीके से, जो टेस्ट सीरीज में है। देखिए, हम लोग का जो मेंस कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप है, और नोट्स है, और मॉडल आंसर, सब एक ही साथ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग, नहीं, सब एक ही साथ है, और आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा। इतना ऐसा नहीं कि टेस्ट का अलग चार्जेस है या फिर किस सबका अलग अलग चार्ज नहीं है, ये सब आपको एक ही चार्ज में इतना हम लोग दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं क्लास। देखिए, ऑल्दो डिस्पाइट हैविंग सच अ ह्यूज पार्टिसिपेशन, मूवमेंट डिडंट अचीव पूर्ण स्वराज। मैंने आपको बताया कि ये एक कारण था कि नहीं अचीव किया, लेकिन बट द मेन मोटो ऑफ द मूवमेंट वाज फुलफिल्ड विद द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। गांधी जी टेस्ट करना चाहते थे कि लोग प्रिपेयर है कि नहीं फर्दर मूवमेंट के लिए। लाइक एनसीएम में हम लोगों ने देखा था कि चौरी चौरा कांड हो जाता है और मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ता है। इसी चीज़ का टेस्ट गांधी जी करना चाहते थे सीडीएम में, कि जो भी पब्लिक है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बाद लोग प्रिपेयर है कि नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि नहीं, जो इंडिया है वो प्रिपेयर था एक मास मूवमेंट के लिए। तो आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में लीडरलेस मूवमेंट होता है, लेकिन एक बहुत व्यापक रूप से होता है मूवमेंट, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ता है। तो वो किसका देन था? तो सीडीएम के बाद जो मूवमेंट होता है उसी का देन था, सीडीएम का ही देन था। क्योंकि वो एक होता ना टेस्ट, जैसे मैंने आंसर राइटिंग का क्यों बताया कि आप आंसर राइटिंग करोगे तभी तो जाकर के जो फाइनल टेस्ट होगा वहाँ पे जाकर अच्छा परफॉर्म करोगे, या फिर अगर आप अच्छे नोट्स से पढ़ोगे तो, ठीक। तो इसलिए ये कंक्लूजन आपको लिखना ही लिखना है। जब भी आप सीडीएम का आंसर लिखो, ये कंक्लूजन एज इट इज आपको लिखना है, कहीं से कुछ आपको उठाना नहीं है। ये कंक्लूजन आपको एकदम चेप देना है रट करके, ठीक। तो चलिए, सीडीएम खत्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग मेंस में सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं, जितना भी टॉपिक है हम लोग सारा टॉपिक को कवर करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक मैंने बता ही दिया, सब कुछ टॉपिक बता दिया। 13 तारीख से डेली आंसर राइटिंग, जो हम लोग का डेली आंसर राइटिंग हम लोग करवाएंगे हर 2 दिन पे। जूम पे होगा, लाइव होगा, जूम पे होगा, लाइव होगा। टेस्ट के बाद तुरंत डिस्कशन भी होगा, तुरंत इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ साथ में उसी वक्त होगा। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं, उसी वक्त एकदम बैठ के 1.5 घंटे में सबके साथ, कि आप उसी वक्त पढ़ो भी और आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, आपको सीखने को मिला। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट लिख दिया, 10 दिन के बाद आपका कॉपी चेक होके आ रहा है, पता नहीं कौन चेक कर रहा है, आपको पता भी नहीं है कौन चेक कर रहा है। बस कुछ कुछ होता है ना, रैंडम 8-10 पॉइंट होता है जो कि हर कॉपी में लिखा मिलता है, 5-6 पॉइंट सबको चिपकाया जाता है। तो वो सब काम नहीं करते हम लोग, ठीक। तो चलिए, मेंस में जो भी आपको अगर डाउट है तो आप पूछिए। बाकी अगर आपको और भी डेमो क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर करके डेमो, जो भी आपको डेमो चाहिए होगा बता दीजिएगा, हम लोग उस पर वीडियो ले आएंगे, ठीक। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।